यूपी बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी मॉडल पेपर सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है पहला, कोडान स्थान स्थित है। कोडान स्थान कहां पर स्थित होता है? आरएनए पर, आरआरएनए पर, टीआरएनए पर, एमआरएनए पर। ये आरएनए के प्रकार होते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा सा टीआरएनए पर स्थित होता है, यानी ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, यानी एंटीकोडान इज फाउंड एट वन एंड ऑफ ए ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। फिर दूसरा है, पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर यानी येलो फीवर जो होता है, इसका वाहक कौन सा है? तो जो पीत ज्वर है, येलो फीवर है, ये वायरल बुखार होता है, एक तरीके का वायरल बुखार है। वायरल बुखार होता है ये। और एडीज एजिप्टी मच्छर जो होता है, ये मच्छर है, यहां पर गलत टाइप हो गया है, मच्छर। एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है, इससे फैलता है, एडीज एजिप्टी मच्छर से। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस का अनुपात बताना है। 4 अनुपात दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है, इसका अनुपात 9:3:3:1 होता है। और द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस, इन सब पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या लिंक में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह बताना है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा द्विगुणित। द्विगुणित होती है, डाइपोलाइड होती है, या 2n होती है। द्विगुणित का मतलब 2n होती है। फिर प्रश्न संख्या 2 है, 2 का पुष्प के किस भाग से फल विकसित होता है? पुष्प का ऐसा कौन सा भाग होता है जिससे फल विकसित होता है? तो जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, पुष्प के अंडाशय से फल का विकास होता है। आपको बता दें, जो पुष्प होता है, पुष्प के जायांग अथवा स्त्री केसर में जो फूला हुआ भाग होता है, उसी फूले हुए भाग को ओवरी अथवा अंडाशय कहा जाता है, और इसी से फल अथवा फ्रूट विकसित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? सर्टोली कोशिकाओं का कार्य बताना है। तो देखिए, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो पुरुष के वृषण में पाई जाती हैं। वृषण में। इन्हें सपोर्टिंग सेल भी कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाओं को सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। और आपको बता दें, ये विकसित हो रहे स्पर्म जो होते हैं, या विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। पोषण देने का कार्य करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, पोषण और ऑक्सीजन देती हैं, और साथ में सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तो इतने सारे इसके कार्य होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाले 2 आनुवांशिक रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में जो होते हैं ऐसे 2 आनुवांशिक रोग कौन से होंगे? तो आनुवांशिक रोग, पहला है वर्णांधता, वर्णांधता होता है, और दूसरा है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो आनुवांशिक रोग 2 हो जाएंगे, वर्णांधता और हीमोफीलिया। इन दोनों पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग फुल वीडियो भी वॉच कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, सभारंभन कोडान के नाम लिखिए। सभारंभन कोडान के नाम लिखना है, यानी जो आरंभिक कोडान होते हैं उनके नाम बताना है। तो AUG जो होता है, ये सभारंभन कोडान होता है। आपको बता दें, 3 न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश निहित होता है, उसे ही कोडान कहा जाता है। कोडान किसे कहते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश रहता है, उसे ही कोडान कहा जाता है। और जो AUG है, ये मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है, मेथियोनिन को कोडित करता है AUG। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग के कारक और वाहक का नाम बताना है। कारक और वाहक का नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। तो फाइलेरिया रोग का कारक वाउचेरिया ब्रैंकफ्टाई होता है। कारक क्या होता है? वाउचेरिया ब्रैंकफ्टाई, वाउचेरिया ब्रैंकफ्टाई, ब्रैंकफ्टाई होता है। और जो वाहक है वो क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर होता है। वाहक क्या होगा? क्यूलेक्स पाइपियंस, ये मच्छर है, ये वाहक है। वाउचेरिया ब्रैंकफ्टाई कारक है, तो दोनों हो जाएंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है 200 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? 200 पराग कणों के निर्माण में फिर अगला क्वेश्चन है 200 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? तो देखिए इसको कर लीजिए 200/4 और काट दीजिए तो ये आ जाएगा 5 20 50, यानी कि 50 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। 200 पराग कणों के निर्माण में 50 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एक पराग मात्र कोशिका जो होती है वो 4 पराग कणों का निर्माण करती है। तो अब 200 है तो 4 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मेंडल ने पृथक्करण नियम में क्या बताया था, जैसे शुद्ध लंबा पौधा लिया था तो कैपिटल टीटी हमने ले लिया है, शुद्ध बौना पौधा लिया था तो स्मॉल टीटी हमने ले लिया है। ये शुद्ध बौना है, ये शुद्ध लंबा है, दोनों में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्रॉस कराने पर इन्हें कैपिटल टी स्मॉल टी यानी इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। शुद्ध लंबा शुद्ध बौना प्राप्त हुआ संकर लंबे पौधे। फिर इसमें स्वपरागण करवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। स्वपरागण करवाने पर इनको क्या प्राप्त हुआ कि कैपिटल टी पहले में, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये संकर हुए दो, और स्मॉल टी यानी शुद्ध। तो इसमें क्या हुआ, ये शुद्ध लंबा हुआ, ये संकर लंबे हुए, और ये शुद्ध बौना हुआ। इस तरह से जीन्स के आधार पर 1:2:1 के अनुपात में इनको पौधे प्राप्त हुए थे। ये मेंडल का पृथक्करण का नियम है। अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप अच्छे से चित्र सहित इसको समझ सकते हैं। फिर अगला है जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आपको बता दें, जैव उर्वरक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों और कुछ नमी वाले पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद होता है और जैव उर्वरकों को प्रयोग करने से जड़ों व तनों का अधिक विकास होता है, जिससे पौधों में तेज हवा, अधिक वर्षा और सूखे को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैव उर्वरक में आप क्या कौन कौन से जीवाणु हो सकते हैं, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला है, आदि हो सकते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त टिप्पणी लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण के संदर्भ में रोपण का वर्णन कीजिए। रोपण बताना है मानव भ्रूण के संबंध में। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ये एक स्टेज होती है रोपण, और रोपण अथवा इम्प्लांटेशन कहा जाता है इसको। रोपण को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने को ही रोपण कहते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है या इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और ये जो रोपण की क्रिया होती है, यह क्रिया जो निषेचन होता है, निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद होती है। 7 से 8 दिन के बाद होती है। और इसमें भ्रूण का भ्रूणी सिरा गर्भाशय के आंतर स्तर अथवा एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जो डाउन सिंड्रोम है इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। आपको बता दें कि डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी के, ये क्या होता है, 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी यानी त्रिसूत्रता के कारण हो जाता है, और इसे मंगोलिज्म जड़ता भी कहा जाता है। मंगोलिज्म जड़ता भी कहते हैं। चाहे डाउन सिंड्रोम पूछ ले, चाहे मंगोलिज्म जड़ता पूछ ले, एक ही चीज है। तो अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पूरा चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो आपको बता दें कि वायरस जो होते हैं, वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं, जहां पर वायरस संक्रमित करता है कोशिकाओं को, उन कोशिकाओं में विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनने लगता है। जहां पर वायरस संक्रमित करता है तो इन कोशिकाओं में क्या होता है कि विशेष प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन बनने लगता है, और इसी एंटीवायरल प्रोटीन को ही इंटरफेरॉन कहा जाता है। जो कोशिकाएं संक्रमित होती हैं वायरस से, तो वहां पर विशेष तरीके का एंटीवायरल
प्रोटीन बनने लगता है उसी प्रोटीन को क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। और अगर खोज की बात की जाए तो इंटरफेरॉन की खोज आइजैक तथा लिंडेमान ने की थी। आइजैक और लिंडेमैन ने की थी इंटरफेरॉन की खोज। तो इंटरफेरॉन पर भी मेरे चैनल में चित्र सहित समझाया हुआ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, एमआरएनए की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। इसमें से एमआरएनए की व्याख्या पूछा है तो इसका फुल वीडियो चित्र सहित मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता में मैंने आपको समझाया था कि आर यानी लाल फूल लिया, यहां पर लाल फूल, और ये स्मॉल आर यानी ये सफेद फूल लिया था हमने। लाल फूल सफेद फूल दोनों में क्रॉस करवाया तो गुलाबी पैदा हुआ, गुलाबी फूल यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गुलाबी फूल आया था। और इसके बाद में इसमें स्वपरागण कराने पर यहां पर लाल और फिर यहां पर गुलाबी, ये 2, और यहां पर फिर सफेद, इस तरह से आए थे। तो इसमें क्या मैंने बताया था कि इसमें लाल रंग जो है, लाल रंग सफेद पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था। जो लाल रंग है ये सफेद पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता बोला गया, अपूर्ण प्रभाविता। तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कीजिए क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न रोगों के कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। डेंगू और एस्केरियासिस, तो इन पर बहुत अच्छे से सरल तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इन दोनों पर आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस तकनीक का उपयोग बताइए। तो बहुत ही सरल तरीके से, आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके उपयोग मैंने बहुत ही आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, बहुत ही सरल विधि बताई हुई है। फिर 5 नंबर का पहला है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, इनका कार्य देखिए, दोबारा से क्वेश्चन टाइप हो गया। सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं टेस्टिस में पाई जाती हैं या वृषण में पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है, तो बढ़ते हुए शुक्राणुओं को पोषण देना, ऑक्सीजन देना, उनकी सुरक्षा करना आदि होता है। तो वीडियो मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है। जो पराग नलिका होती है उसका बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से मुख्य रूप से होता है और मैंने अच्छे से चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्णन करना है और मैंने बहुत ही कायदे से इसको समझाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आनुवांशिक कोड पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वर्णांधता क्या है, तो ये एक जेनेटिक डिसीज होती है, आनुवांशिक बीमारी होती है। और कहा गया वर्णांध पुरुष का विवाह यदि सामान्य स्त्री से होता है तो वंशागति क्या होगी। इस पर फुल वीडियो और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने समझाए हुए हैं। ये यहाँ पर एक तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से कई तरीके के क्वेश्चन समझाए हुए हैं, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अपरा किसे कहते हैं। तो अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा होती है जो माँ के गर्भ में बनती है, जिसमें बच्चा पलता है। तो इस पर फुल वीडियो चित्र सहित समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन सभी लोग जान भी गए होंगे और यह शरीर में किस प्रकार से काम करती है, तो इस पर फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, अपलोडेड है हमारे चैनल में। और वैक्सीन क्या है, वैसे आप बहुत से लोग जान भी गए हैं क्योंकि कोरोना आ गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में समझाना है। दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन समझाना है। तो जो भ्रूणकोश के अंदर होता था उसी क्रिया विधि को समझाना है, मैंने डिटेल से समझाया हुआ है इसको, चित्र सहित पराग नलिका आती थी और यहाँ पर सब होता था, सब समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चित्र सहित आप जाकर के समझ लीजिए। अब अगर ये प्रश्न आप ना करें तो अथवा में है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी पर या सरोगेट माँ पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। इन दोनों पर
या तो फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। तो इस पर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है मेंडल के पृथक्करण नियम को सचित्र समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से टाइप हो गया, अभी पृथक्करण का नियम मैंने पीछे आपको समझाया था, तो इसमें सचित्र कहा गया समझाना, उसमें केवल नियम बताया गया था लिखने के लिए, तो फुल डिटेल इसमें आपको समझाना पड़ेगा। अथवा ये आप नहीं करना चाहते हैं तो वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान विधि से, सरल विधि से यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने समझाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के उपयोग को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे पाठ को, चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गोनोरिया अथवा फाइलेरिया, इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के डिटेल से देखिए। यहाँ बताने से बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़े वाले नहीं बताए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग आराम से देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी विद गारंटी समझ में आ जाएगा। अगला नेक्स्ट पेपर मॉडल का अगले दिन लेकर के आएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।